जय महाकाल दोस्तों, आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है हमारी पटवारी की सीरीज चल रही है जो कि हमारे पुराने प्रश्न पत्र है उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी 28 दिसंबर 2017 को जो शिफ्ट नंबर हमारा फर्स्ट हुआ था उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है दोस्तों? लेकिन उसके पहले दो लाइनें जो कि हर बार होती ही हैं कि अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको रास्ते में कई सारी असफलताओं की सीढ़ी पर भी चढ़ना होगा। यानी कि असफलताओं का परिणाम ही जीवन में क्या है? सफलता है दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सवालों पर। पहले सवाल पर आते हैं और पहला सवाल है, वर्ग के अंतर्गत चार रूपित सर्वगम समभागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग का 3/16 है। वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक वर्ग की भुजा क्या होगी? मतलब आप देखो कि भाई हमको बताना है कि आंतरिक वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि हमको बताना है इसकी भुजा क्या होगी। क्लियर है दोस्तों? तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इसकी भुजा क्या होगी, यानी इसकी भुजा हमको बतानी है। अब आप आराम से देखो कि अगर मैं इसके टुकड़े कर दूं ऐसे, यानी आप आराम से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि पिक्चर क्या है। देखो मैं समझाता हूं आप लोगों को पिक्चर, बड़े ध्यान से देखो। इसको भी अगर अपन मिला दें ऐसे तो ये टोटल कितने बन जाएंगे? 16 बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये कितने हो गए? 4। और प्रत्येक का क्षेत्रफल वर्ग का कितना है? 3/16 है। मतलब जिनको क्या कर रहा हो कि वर्ग के अंतर्गत चार रूपित सर्वांग सम भागों का प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है? वर्ग का 3/16 है। तो वर्ग की भुजा 100 सेंटीमीटर, आंतरिक वर्ग की भुजा क्या होगी? अब आप आराम से देखो कि टोटल की अगर मैं बात कर लूं तो कितना हो गया? 16 क्षेत्रफल। पर अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना हो जाएगा क्षेत्रफल? 1 2 3 4। अरे 16 का 16 तो 4 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और अगर इनको मैं काटूंगा तो क्या बन जाएगा? 1:4। ये क्षेत्रफल है। तो ये क्षेत्रफल होगा क्या? ये होगा, ये भी ए स्क्वायर होगा और ये भी क्या होगा? ए स्क्वायर होगा। तो अगर मैं ए और ए की बात करूं तो एक का वर्ग कितना होता है? 1। और भाई ये काय का वर्ग है? 2 का वर्ग है। यानी भुजाओं का अनुपात कैसा आ गया? 1:2 आ गया। अब वर्ग की भुजा अगर 100 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा अगर कितनी है? 100 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पता है कि 2 का वैल्यू कितना दे रखा है उसने? 2 का वैल्यू दे रखा 100 सेंटीमीटर। तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। यानी कि 1 का ही तो वैल्यू चाहिए था। तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। यानी कि आंतरिक वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 50 सेंटीमीटर। क्लियर है एकदम? मतलब आप ये मान सकते हो कि टोटल आपके पास जो वर्ग है वो कितने हैं? 16 है। 16 में से आपको बताना है 4 वर्ग, और जो 16 वर्ग हैं उनकी भुजा कितनी है? 100 है। तो 4 वाले की भुजा क्या होगी? अब ये 16 और 4 का एक्चुअल में क्षेत्रफल है। तो 16 और 4 को अगर मैंने देखा तो क्या है? 1:4। ये क्षेत्रफल 1:4 में, तो भुजाओं का अनुपात कैसा हो जाएगा? 1:2। अब बड़ी भुजा कितनी है? 2 है। जब बड़ी भुजा 2 है यानी 2 का मान कितना है? 100। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। पाल 1 मिनट में 30 शब्द टाइप कर सकता है, तो 10.5 मिनट में वह कितने शब्द टाइप करेगा? तो बस भाई 1 मिनट में कितने हैं? 30। तो मिनट कितने हैं? 10.5। तो यहाँ लिख देंगे 10.5। पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 5 3 15, यानी कि कितने शब्द टाइप कर सकता है? 315 शब्द क्या कर सकता है? टाइप कर सकता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? देखो भाई बंदा क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के 25 और इक्वल टू में क्या? 0। और वो आगे पूछना चाह रहा है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं आप a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस क्या आ जाएगा? 2 ए और बी आ जाएगा। क्लियर है? यानी इसको बोल सकते हैं आप एक्स का वर्ग माइनस 3 2 6 एक्स और प्लस के कितने? 9। अब आप आराम से देखो कि अगर मैं यहाँ बात कर लूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x कितना है? 25। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x और ये प्लस का 25 उधर जाके काय का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इस मान को कहाँ ले जाएंगे? यहाँ ले जाएंगे। यानी इस मान को अपन क्या रख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? ये रख देंगे माइनस के 25 और प्लस के क्या? 9। तो जब माइनस के 25 में से प्लस के 9 जाते हैं तो माइनस के कितने बचते हैं? 16 बचते हैं। अब माइनस के 16 बचे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं यह समझ आया होगा आपको। चलो और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याएं 23 223
423, 623, 823, 1023 और 1223 का औसत क्या होगा? देखो संख्या कैसी है? 7, और 7 क्या होता है? विषम होता है। क्या होता है? विषम होता है। संख्या विषम है और अंतर सब में कैसा है? एक जैसा है। जैसे 23 और 223 में अंतर कितने का? 200 का। 223 और 423 में अंतर कितने का? 200 का। यानी हर जगह अंतर कैसा है? समान है। जब अंतर समान रहे और पद विषम रहे तो बीच वाला क्या होता है? आंसर होता है। जैसे बीच वाला कितना है? 623। तो इसका आंसर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? 623। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, या दूसरा फिर आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दें और 2 का भाग दे दें, यानी कि 23 और प्लस में कितने? 1223 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया? 23 और 23 46, यानी कि 1246, और 1246 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 623। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल तो भाई पीछा छोड़ ही नहीं रहा, सालों से आ रहा है ना। जैसे औसत निकालना है तो 2 और 9 11, 11 और 9 कितने हो गए? 20, 20 का 0, कैरी आउट कितना किया मेरे भाई? 2, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 7 20, 20 और 2 कितने हो गए? 22, और संख्याएं कितनी है? 5। तो 5 4 20 और बचे कितने? 2 और 5 4 20, यानी कि जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 44। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा दोस्तों? आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, वर्ग की प्रत्येक भुजा अंकित बिंदुओं पर त्रिभाजित की जाती है। त्रिभाजित का मतलब होता है कि इसके कितने टुकड़े करना है? 3 टुकड़े करना है वर्ग की भुजा के। क्लियर है? की जाती है। आंतरिक लघुत्तर वर्ग का भाई दीर्घत्तर वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? अब आप आराम से देखो कि 3 टुकड़े किए जाते हैं, यानी एक 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 और एक और एक। अब इनको बराबर टुकड़े अगर किए जाते तो ये कितना हो जाएगा? एक एक एक, ये भी 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 एक, ये भी, और ये वाला भी एक। और अगर मैं पूरे के क्षेत्रफल की बात करूं तो ये कितना हो गया? टोटल की अगर मैं बात कर लूं तो ये टोटल कितना हो गया? भुजा 3 हो गई। अब कोई वर्ग है, अगर इसकी भुजा 3 हो गई और इसके क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर लूं तो 3 का वर्ग यानी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो बंदा क्या बोल रहा है, तो आंतरिक लघुत्तर वर्ग का भाई दीर्घतर वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या है? किससे? भाई वाले से। यानी भाई वाले का अगर मैं देखूं तो आंसर कितना है? 9 है। तो देखो पहले 9 कहां आ रहा है? यहां आ रहा। मतलब आंसर तो एकदम क्लियर हो गया कि आंसर क्या बनेगा? 9:5 बनेगा। अगर आगे सोल्व ना भी किया जाए तो, लेकिन आगे और सोल्व कर लेते हैं। अब आप आराम से देखो कि ये 90 डिग्री का एंगल, और ये भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। और ये भी कितने डिग्री का एंगल मेरे भाई? 90 डिग्री का एंगल। और ये भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है एकदम? अब आप देखो कि ये त्रिभुज बन गया। अब अगर ये त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना? 1 और ऊंचाई कितनी? 2। तो ये क्षेत्रफल कितना आ गया? 1। अब इसका क्षेत्रफल 1, इसका क्षेत्रफल 1, इसका भी क्षेत्रफल 1 और इसका भी क्षेत्रफल 1। पूरे क्षेत्रफल कितने हो गए? 4। अब टोटल क्षेत्रफल 9 है। अगर उसमें से 4 क्षेत्रफल चले जाएं तो क्षेत्रफल कितने बचेंगे? 5। तो बस आपका आंसर कितना बन गया? 9:5। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है एकदम? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसके विकर्ण 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर? एक समचतुर्भुज यानी कि एक दूसरे के विकर्ण क्या करते हो? 90 डिग्री के एंगल पे क्या करते हो? समद्विभाजित करते हो ऐसे। और विकर्ण कितने कितने दे रखे हैं? D1 दे रखा है अपने को 22, और D2 कितना दे रखा है? वो दे रखा है 18। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? समचतुर्भुज का होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि D1 और D2। तो 1/2, D1 का मान कितना है? 22 और D2 का मान कितना है? 18। तो 2 से कितनी बार कट गया? 9 बार। 22 × 9 कितना हो गया? 198 हो गया। यानी कि आपका आंसर कितना बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला क्या रहेगा? एकदम सही रहेगा। बस यहाँ आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए क्या होता है, तो वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 1/2 D1 × D2 होता है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 है तो x + 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा? क्लियर है? तब आप आराम से देखो कि x का मान अगर 3 है तो यहाँ क्या रख सकते हैं? 3 + 1/3 का होल स्क्वायर।
पहले इसको सोल्व कर लो, 3 और 3 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, यानी 10/3। अब 10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यानी जो आपका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 100/9 बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एकदम आपका सही होगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 11/37 के दशमलव निरूपण में 2017वीं स्थिति पर क्या आएगा? चलो भैया, ये भी सवाल सालों से आ रहा है। तो 11 को डिवाइड कैसे करना है, 37 से करना है। तो भागने जा रहा है जिसकी 0, कितना आ जाएगा यहाँ 0, 37 2 74, बचा कितना भाई 26 और 10 36। चलो भाई फिर 0 ले लिया, 37 से कितनी बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। 9 7 63 के 3 कैरी आउट कितने किए भाई 6, 9 3 27, 27 और 6 कितने आ गए 33 आ गए। अब आप देखो भैया कि 60 में से 33 जाएंगे तो कितने बचेंगे 27 बचेंगे, ऊपर से क्या ले लिया आपने 0। ये कितना है भाई 40 है, 7 4 28, लगभग कितनी बार चला जाएगा 7 बार चला जाएगा, यानी 7 7 49 के 9, कैरी आउट कितना किया 4, 7 3 21, 21 और 4 कितने आ गए 25, यानी 259, बचे कितने भाई 11। वापस देखो रिपीट हो गया 110, यानी कि इसके ऊपर क्या लग जाएगा बार लग जाएगा, यानी कि बार बार अंक क्या होंगे अब रिपीट होंगे, और अंक कितने आ रहे 3 आ रहे। तो बस आप एक ही काम करो कि 2017 को 3 से डिवाइड कर लो, जितने अंक रिपीट हो रहे 3 अंक हो रहे हैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 2 6, शेष कितना बचा, शेष 1 बचा, शेष 1 बचा, मतलब पहले नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है, तो देखो पहले नंबर पे कौन सा अंक आ रहा है 2 आ रहा है। क्लियर? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे दोस्तों, सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ए और बी की आयु का संबंधित अनुपात 2:3 है। देखो भाई एक बंदा है जो बोल रहा है कि ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात कैसा है, 2:3 है। 5 वर्ष पश्चात यह अनुपात 3:4 होगा। कितना होगा भाई 3:4। अब आप नॉर्मली देख लो कि 2 और 3 में 1 बड़ा, 3 और 4 में भी कितना बड़ा 1 बड़ा, और 1 बराबर कितने वर्ष बड़े 5, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1 का वैल्यू 5 आ गया। तो उसने पूछा ए और बी की आयु का फल क्या होगा, फल मतलब योगफल। तो 2 और 3 कितने हो गए 5, और 1 यूनिट का वैल्यू भी कितना मेरे पास 5, तो 5 और 5 कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी आंसर जो आएगा आपका 25 वर्ष आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अमित एक कार्य को 12 घंटे में और बाला 18 घंटे में पूर्ण कर सकता है। अमित कार्य आरंभ करता है और 4 घंटों के पश्चात बाला उसका सहभागी बन जाता है। आरंभ से अंत तक कितने घंटे में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा? आराम से देखो, एक अमित है और एक बाला है। अमित किसी काम को 12 घंटे में करता है और बाला कितने घंटे में करता है 18, तो दोनों का एलसीएम ले लो। मान लो कि एलसीएम कितना आ गया 36, तो 12 से कटा 3 बार और 18 से कितनी बार कटा 2 बार, यानी कुल काम कितना है 36 है। और जो अमित है उसका कैपेसिटी कितना है 3 है, और जो बाला उसका कैपेसिटी कितना है 2 है। अब बंदा बोल रहा है अमित कार्य आरंभ करता है 4 घंटे बाद पश्चात बाला उसका सहभागी बन जाता है, पर 4 घंटे तो किसने काम किया, अमित ने काम किया, और अमित का काम कितना है 3, यानी कि अमित ने काम कितना किया होगा 12। अब देखो आप 36 में से 12 चला गया तो बचा कितना 24। अब 36 में से 12 चला गया बचा कितना 24, और ये 24 काम कितने करा होगा, इन दोनों ने मिलकर किया होगा। अब दोनों मिलकर करेंगे तो 3 और 2 कितने हो गए 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 20, बचे कितने 4/5 घंटे। अब आप देखो 5 4 20 बचे कितने 4/5 घंटे। क्लियर है एकदम? अब कुल समय कितना लगा, तो आप ध्यान से देखिएगा कि 4 घंटे यहां लग गए और लगभग लगभग ये मान सकते हो कि 5 घंटे यहां लग गए, यानी कि 4 और 5 9, यानी 8.8 घंटे। 4/5 को अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे भागने जा रहा है जिसकी 0, ये आ जाएगा यहाँ, तो 5 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो 4 और 4 8, 8.8, यानी कितने घंटे लगेंगे 8.8 घंटे उनको क्या लगेंगे, काम को पूरा समाप्त करने में लगेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्न करने का प्रयास किया। प्रत्येक सही उत्तर से 4 अंक प्राप्त होते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर 2 अंक कटते हैं। विद्यार्थी ने 50 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने उत्तर सही दिए? तो आप ऐसा मान लो कि 20 ही क्वेश्चन क्या कर दिए, सही कर दिए, तो एक के नंबर कितने मिल गए होंगे 4, यानी कि टोटल नंबर क्या हो गए 80। और ये मान लो कि 20 ही क्वेश्चन क्या कर दिए होंगे, गलत कर दिए होंगे, यानी नंबर कितने गए होंगे 40। और बीच में अगर देखेंगे तो विद्यार्थी ने कुल अंक कितने प्राप्त किए, तो वो किए उसने 50, तो एलिगेशन लगा दो -40 -50 माइनस के 90, 80 में से 50 गए तो कितने आ गए 30 आ गए। अब आप आराम से देखो 30 से कितनी बार कट गया 3 बार, यानी 3:1, 3 और 1
4 4 बराबर कितने क्वेश्चन है भाई? 20 क्वेश्चन है। तो 4 से कितनी बार कट गया? 5 बार। कितने सही किए? तो ये सही वाले थे। बस सही का अनुपात कितना है? 3। 3 के साथ 5 का गुना कर दो तो आपको बिल्कुल भी माथाफोड़ी नहीं करनी पड़ेगी और आपका आंसर आ जाएगा। और वो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। यानी कि उसने 15 क्वेश्चन का आंसर एकदम क्या दिया होगा? सही दिया होगा। बिल्कुल ज्यादा माथाफोड़ी नहीं भाई। अब इसको करें या तो एक्स से करें, एक्स से उलझन वाली पिक्चर हो जाएगी। तो आप सिंपल समझो कि भाई क्वेश्चन 20 ही सही कर दिए होंगे उसने तो नंबर आते 80। मान लो 20 ही गलत कर दिए उसने तो नंबर कितने जाते हैं? -40। और आए कितने? 50। तो एलिगेशन लगा दिया हमने, बड़ी वाली वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू और बीच वाली वैल्यू। तो एलिगेशन लगाने के बाद हमारा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक पासे को एक बार फेंका गया 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे में 7 अंक होते ही नहीं है। पासे में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो 7 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता भैया, बिल्कुल नहीं आ सकता। चाहे कुछ भी हो जाए जमाने में, तो आंसर आ जाएगा 0। क्लियर है? जबकि प्रायिकता के बारे में ऐसा पढ़ाया जाता है कि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच होता है। क्लियर है एकदम? तो प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। जबकि प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है, लेकिन फिर भी आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा? 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी कोई प्रायिकता होगी नहीं। और जब ऐसी कोई प्रायिकता नहीं होती तो उसका आंसर सदैव कितना होता है? 0 होता है। चलो और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 30% की छूट प्रदान करता है, बाद में वह नए मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है। प्रारंभिक विक्रय मूल्य पर कितनी छूट है? आराम से देखो, किसी का भी वैल्यू कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। पहले 30% की छूट मतलब क्या? 70/100। एक बार और 20% की छूट मतलब 80/100। ये 100 से ये 100 कटा, इस 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 8 7 कितने आ गए? 56। अब आप आराम से देखो कि 100 में 56 यानी कमी कितने की? 44% की। यानी कि जो प्रारंभिक मतलब छूट कितनी दी तो वो दे देगा वो 44%। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे दोस्तों? सही रहेगा। क्लियर है? जितना जितना बोले, जैसा जैसा बोले, को वैसा वैसा ही करना और बहुत शांतिपूर्वक करना, आंसर बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो और आगे जाते हैं। अगले क्वेश्चन, यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है एवं उस पर 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। कोई नहीं भाई, मैं तो एक ही बात बोलता है और वो बात कह रही है कि दुनिया का कोई सा भी मान केवल अपने आप के मान के बराबर होता है और उसका वैल्यू सदैव कितना होता है? 100% होता है। जो बढ़ता है उसको बढ़ा दो और जो घटता है उसे क्या कर दो मेरे दोस्तों? घटा दो। तो अब सबसे पहले देखो आप क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यापारी अपने वस्तुओं के मूल्य को लागत मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, वस्तु का मूल्य क्या रहता है? 100। 50% अधिक अंकित करता है तो क्या करेगा? 150/100। और फिर 30% की छूट देता है, यानी कितना हो जाएगा? 70/100। सारा कैलकुलेशन का ऐसे होता है, सारा का सारा कैलकुलेशन 100 से होता है। जिसने उसने बोला कि 50% ज्यादा तो 150/100, उसने बोला 30% कम तो 70/100। अब आप आराम से देखो, 100 से 100 कट गया, 10 से 10, 10 से 10, 15 7 कितने आ गए? 105। अब आप देखो कि 100 से कितना ज्यादा है? 5%। तो जो लाभ होगा वो कितने का होगा? 5% का होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। क्लियर है एकदम? चलो तो आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका बिल्कुल कैसा रहेगा? आंसर सही रहेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का योग 528 है। बहुत बढ़िया भाई। मान लो कि दो संख्याएं, एक x मान लो और एक क्या मान लो? y मान लो, जिनका योग कितना है? 528 है। बहुत बढ़िया। तथा उनका महत्तम समापवर्तक कितना है? 33 है। यानी कि अगर मैं यहां बात कर लूं HCF की, तो जो उनका SCF आएगा वो कितना आएगा? 33 आएगा। अरे कितना आएगा मेरे भाई? HCF कितना है? 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या क्या है? मतलब बताना है कितने युग्म बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे। तो HCF 33 है, मतलब 33 33 दोनों में कॉमन होगा। तो आप पहले ही 33 को कॉमन ले लीजिएगा और यहां कर दीजिएगा x + y बराबर में क्या? 528। अब आप आराम से देखो, 33 से कितनी बार कट गया? एक बार। क्लियर है? बच्चे कितने? 19। और 33 6 कितना होता है? 198 होता है। यानी x + y बराबर कितना आ गया? 16 आ गया। जब x + y बराबर क्या आ गया? 16 आ गया। तो अपने को युग्म बनाना है। युग्म का मतलब है कि कटे भी नहीं और जुड़ने पर क्या आ जाए? 16 आ जाए। तो सबसे पहले तो मैं एक ही बात करूंगा, 1 और 15, 2 और 14 कट जाएंगे आपस में, युग्म हो ही नहीं सकते। 3 और 13, 4 12 कट जाएंगे, 5 और 11 बिल्कुल, 5 के बाद 6 और 10 कट जाएंगे, 7 और 9 बिल्कुल। इसके बाद 8 8, यानी कि युग्म जो बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। यानी कितने पेयर बनेंगे?
तो अगर मैं पेयर की बात करूं या युग्म की बात करूं तो कितने पेयर बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? चलो और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब x बराबर 3 तब एक्स क्यूब प्लस 13x² माइनस 22x माइनस 8 का मान क्या होगा? चलो भाई ये तो वैल्यू रखना बस। x बराबर कितना है? 3। तो उसने हमें क्या बोला है? उसने बोला एक्स क्यूब प्लस 13x² माइनस 22x और माइनस 8। एक्स क्यूब मतलब क्या बोल देंगे? 3 का क्यूब प्लस 13 फिर 3 का वर्ग माइनस 22 और इंटू में क्या? 3 और माइनस के कितने? 8। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का वर्ग 9। 13 इंटू 9 कितने हो जाएंगे? 117 और 22 3 कितने हो गए? 66 और माइनस के कितने? 8। तो अगर अपन जोड़ने की कोशिश करते हैं तो 17 और 27 कितने हो गए? 44, यानी कि 144। 8 6 14 के 4 कैरी आउट कितने किए भैया? 1 6 और 1 7। तो 140 144 में 74 गए तो कितने बचे? 70। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? सही रहेगा। सिर्फ इक्वेशन में मान रखना था और आंसर लाना था, तो आसानी से आप उसका आंसर ला सकते हो। चलो और आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगला है, वह न्यूनतम संख्या। देखो न्यूनतम का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या। वह न्यूनतम संख्या जो पूर्ण वर्ग है, ठीक है, एवं 4 5 6 एवं 9 से विभाज्य भी है। बहुत बढ़िया। आपको पूर्ण वर्ग भी चाहिए, तो देखो एक तो ये पूर्ण वर्ग है और एक ये पूर्ण वर्ग है। दो ऑप्शन तो अपने आप ही गलत हो गए। अरे दो तो अपने आप ही ऑप्शन गलत हो गए। पूर्ण वर्ग चाहिए तो अपने पास क्या क्या है? एक 4 है, एक 5 है और एक 6 क्या है? 9 है। विभाज्य होना चाहिए तो इनका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 2 से कटा, 2 बार 2 से कटा, 5 बार 2 से कटा, 3 बार और कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो 9 तो काय में आ जाएगा? 3 में आ ही जा सॉरी 3 काय में आ जाएगा? 9 में आ जाएगा। 9 5 45 45 2 90 और 90 इंटू 180। अब देखो कि 180 में काय का गुना कर दें या कौन सी संख्या डिवाइड हो जाए? तो 225 तो डिवाइड हो नहीं सकती, तो कौन डिवाइड हो सकती है? 900 डिवाइड हो सकती है। तो जो उनका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 900 बनेगा। मतलब 900 वहां न्यूनतम संख्या है जो 4 5 6 9 से पूर्णतः विभाज्य भी है और पूर्ण वर्ग भी है। 900 पूर्ण वर्ग है नहीं, 32 का वर्ग है। बिल्कुल है। चलो और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो भैया ये आपको याद होना चाहिए। 100 और 200 के बीच जो अभाज्य संख्या वो कितनी है? 21 है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो 1 से 25, 25 से 50, 1 से 100, ये सब आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 21 हो जाएगा। यानी कि 100 और 200 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो 21 अभाज्य संख्याएं हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन है, बहुपद 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 3 की कोटि क्या है? कोटि का मतलब होता है कि भाई क्या घात है सबसे बड़ी? तो घात कितनी है? 3 है सबसे बड़ी घात। मतलब कोटि मतलब बहुत बड़ा मैटर नहीं है भाई, ये ना मतलब तुमको देखना है, बताना है कि भाई कौन सी कोटि, मतलब घात सबसे बड़ी कौन सी है। तो वो कितनी है? 3 है। ऐसे सवाल को देख के एकदम बिल्कुल नहीं घबराना यार इसकी कोटि क्या होगी। कोटि मतलब सबसे बड़ी घात। क्लियर है दोस्तों? तो वाकई पेपर बहुत सरल था। पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या थी नहीं। एकदम बेसिक सा पेपर आया था, नॉर्मल सा पेपर था, बेहतर तरीके से सोल्व किया जा सकता है। क्लियर है एकदम? और मैं आशा भी करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और हमारी मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।